नमस्कार। आज हम विज्ञान भाग 1 के 10वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्पेस मिशंस। बिल्कुल, अंतरिक्ष अभियान या स्पेस मिशंस। ये चर्चा खास तौर पर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। हाँ, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हमारे पास टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एकदम आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी। तो आज क्या क्या देखने वाले हैं हम, मतलब सैटेलाइट्स क्या हैं, है ना? हाँ। प्राकृतिक, कृत्रिम, फिर उनकी जरूरत क्यों है, कितने टाइप्स की है, उनके ऑर्बिट्स कैसे होते हैं। हाँ, ऑर्बिट्स, और भेजते कैसे हैं इनको स्पेस में, और फिर वो पृथ्वी से आगे वाले मिशंस। बिल्कुल, और एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस पर भी ध्यान देंगे। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल, जरा सोचिए, आजकल हम कहते हैं ना कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। घर बैठे ही दुनिया भर की खबर, सारी जानकारी पल भर में मिल जाती है। इंटरनेट है, मौसम का पता चल जाता है। सही बात है। ये सब मुमकिन हुआ है इन्हीं स्पेस मिशंस की वजह से। तो चलिए इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं आज। हाँ, ये ग्लोबल विलेज वाली बात तो बिल्कुल पते की है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सैटेलाइट मतलब उपग्रह आखिर है क्या? कौन किसके चक्कर लगा रहा है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो कोई भी खगोलीय चीज, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो किसी ग्रह, किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, अच्छा, एक फिक्स्ड रास्ते पर, ऑर्बिट में, उसे कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। जैसे अपना चांद। बिल्कुल, जैसे पृथ्वी के लिए चांद। हाँ। और दूसरी तरफ वो चीजें जो इंसान बनाकर भेजते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, हाँ। जिन्हें पृथ्वी या किसी और ग्रह के ऑर्बिट में डाला जाता है, वो कहलाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह। अच्छा, तो जो हम बेचते हैं वो कृत्रिम। तो पहला वाला कौन सा था, कुछ आइडिया? हाँ, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक। स्पुतनिक, सुना है नाम। हाँ, उसे तब के सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। आज तो खैर हजारों घूम रही हैं ऊपर। बाप रे, हजारों! और ये काम कैसे करती हैं? इतनी दूर अंतरिक्ष में इनको बिजली मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है? अच्छा सवाल है। देखिए, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर ना अक्सर ऐसे पंख जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, बड़े बड़े। हाँ, देखे हैं मैंने चित्रों में। वो असल में सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स, जैसे आजकल घरों की छतों पर भी लगते हैं। अच्छा, तो सूरज की रोशनी से? बिल्कुल, ये सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और उसी से सैटेलाइट के अंदर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे उपकरण चलते हैं। और वो उपकरण क्या करते हैं? सिग्नल वगैरह भेजते हैं? हाँ, उनमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जमीन से भेजे गए सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं और फिर प्रोसेस करके वापस जमीन पर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, या कभी-कभी दूसरे सैटेलाइट्स को भी। तो अगर हम इन स्पेस मिशंस की जरूरत, इनके इम्पोर्टेंस को समझें, तो ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं? क्यों इतने जरूरी हैं ये? ओहो, इसके फायदे तो इतने हैं कि गिनाने बैठे तो। हाँ। खैर, सबसे बड़ा तो कम्युनिकेशन ही है। हाँ, वो तो है। आज हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी फोन पर बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, इंटरनेट चलता है। बिल्कुल। ये सब इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नेटवर्क की वजह से है। हाँ। लाइव टीवी देख पाते हैं दुनिया भर का। हाँ, वो ग्लोबल विलेज वाली बात यहीं से आती है। सही कहा, कम्युनिकेशन तो एकदम बदल गया है। और इसके अलावा सोचिए, मौसम। वेदर सैटेलाइट्स होती हैं। हाँ, मौसम का पूर्वानुमान। बिल्कुल। वो हमें आने वाले तूफान, चक्रवात या दूसरी जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, आपदाएं, उनके बारे में पहले से आगाह कर देती हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि तैयारी करने का, प्रिकॉशंस लेने का टाइम मिल जाता है, जान माल का नुकसान कम होता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हुआ। और सुरक्षा मतलब डिफेंस वगैरह में? हाँ, रक्षा क्षेत्र में भी बहुत अहम है। मिलिट्री सैटेलाइट्स होती हैं जो देशों को अपनी सीमाओं पर नजर रखने में मदद करती हैं। अच्छा, निगरानी के लिए? हाँ, दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखना, जिसे एरियल सर्वेलेंस कहते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत जरूरी जानकारी देती हैं। और जमीन के नीचे क्या है ये भी पता चलता है, जैसे खनिज वगैरह? बिल्कुल, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यही काम करती हैं। वो पृथ्वी की सतह को, सरफेस को बहुत डिटेल में देखती हैं। क्या क्या देखती हैं वो? जंगल कितने हैं, रेगिस्तान बढ़ रहा है या घट रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्या, समुद्र में क्या हो रहा है, ये सब। और हाँ, जमीन के नीचे कहाँ मिनरल्स हो सकते हैं, कहाँ फॉसिल फ्यूल्स मतलब तेल या गैस के भंडार हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने में भी मदद करती हैं। अच्छा। तो और बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, ज्वालामुखी फटा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मतलब राहत और बचाव कार्य में भी ये बहुत काम आती हैं। सच कहूं तो आज के जमाने में किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी अनअवॉइडेबल हो गई है। इसके बिना तरक्की मुश्किल है। सच में इतने सारे उपयोग हैं। टेक्स्ट बुक में वो आईसीटी एक्टिविटी का जिक्र है कि छात्र भारत के स्पेस रिसर्च कंट्रीब्यूशन पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
ये तो वाकई एक अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बन सकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। जब इतने अलग अलग काम है तो सैटेलाइट्स भी अलग अलग तरह की होती होंगी, है ना? टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी है, टेबल 10.1, जो इनके टाइप्स और फंक्शंस बताती है। मुझे लगता है ये एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो मुख्य टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स वो याद रखने चाहिए। ठीक है। पहला है वेदर सैटेलाइट, मौसम उपग्रह। हाँ, ये तो अभी बात हुई मौसम का अध्ययन और भविष्यवाणी। बिल्कुल, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। भारत की जो INSAT और GSAT सीरीज हैं। INS मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। हाँ, और GSAT मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इनकी कई सैटेलाइट्स ये काम करती हैं और इनको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज होता है वो है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा, INS, GSAT और लॉन्चर GSLV। ठीक है, अगला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। ये भी बात हुई फोन, इंटरनेट। हाँ, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, इसके लिए भी INSAT और GSAT सीरीज ही हैं और लॉन्चर भी GSLV। ओके, फिर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, प्रसारण उपग्रह। ये खास तौर पर टेलीविजन प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए। जैसे DTH चलता है। हाँ बिल्कुल, ये भी INSAT और GSAT सीरीज का हिस्सा है और GSLV से ही लॉन्च होती है। ठीक है, ये तीनों तो INS, GSAT और GSLV वाले हो गए। हाँ, मोटे तौर पर। फिर आती हैं नेविगेशनल सैटेलाइट, दिशा दर्शक उपग्रह। ये लोकेशन बताती हैं, जैसे GPS। एकदम सही, किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बताना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में। अमेरिका का GPS तो सब जानते हैं। भारत का अपना सिस्टम है IRNSS। IRNSS मतलब? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इसका नाम नाविक भी है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। अच्छा, नाविक, हाँ सुना है। इसकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट यूज होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो नेविगेशन के लिए IRNSS या नाविक और लॉन्चर PSLV। हम जो मैप्स यूज करते हैं वो इसी से चलते हैं। हाँ, काफी हद तक। फिर है मिलिट्री सैटेलाइट, सैन्य उपग्रह। इनका काम तो सुरक्षा संबंधी जानकारी जमा करना होगा। बिल्कुल, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, और आखिरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह। ये वो जो जमीन, जंगल, समुद्र देखती हैं। हाँ, पृथ्वी की सतह का अध्ययन, जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, समुद्र, प्राकृतिक संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़, भूकंप। भारत की IRS सीरीज मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज इसी कैटेगरी में आती हैं और इन्हें भी PSLV से ही लॉन्च किया जाता है। बहुत अच्छे, तो ये लिस्ट जरूर याद रखनी है। INSAT, GSAT, IRNSS नाविक, IRS और उनके लॉन्चर GSLV, PSLV, साथ में उनके मेन फंक्शंस। ये मैच द पेयर्स या शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब सैटेलाइट्स के टाइप समझ लिए। अब आते हैं उनकी ऑर्बिट्स पर, उनकी कक्षाओं पर। ये सब एक ही रास्ते पर तो नहीं घूमती होंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट बुक में एक टर्म है क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, VC। इसका क्या रोल है ऑर्बिट में? हाँ, देखिए, जैसा हमने कहा, सैटेलाइट का फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी हाइट पर किस ऑर्बिट में रखना है। हाँ, अब सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद लॉन्च व्हीकल से अलग होते समय उसे एक खास वेलोसिटी देनी पड़ती है। एक स्पेसिफिक स्पीड, एक खास डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऑर्बिट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मतलब ऑर्बिट को छूती हुई दिशा में। इसी स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, VC, क्रांतिक वेग। अच्छा, ये वेलोसिटी जरूरी है ऑर्बिट में घूमने के लिए? हाँ, यही वेलोसिटी उसे ऑर्बिट में बनाए रखती है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। VC = √GMR+H। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें GMRH क्या है? G तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है पृथ्वी का मास, द्रव्यमान, R है पृथ्वी का रेडियस, त्रिज्या, और H है सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, हाइट। ठीक है, GMRH। हाँ, ये वेलोसिटी सैटेलाइट को घूमने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r+h। हाँ, वो गोल घूमने के लिए जो फोर्स लगता है। बिल्कुल, वो फोर्स असल में पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल Gmm/r+h का स्क्वायर से मिलता है।
ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं और सैटेलाइट घूमती रहती है। अच्छा, बैलेंस की वजह से। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, इस वीसी के फॉर्मूला में सैटेलाइट का अपना मास m कहीं नहीं है, अरे हाँ, सिर्फ पृथ्वी का मास m है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। एक खास हाइट h पर ऑर्बिट के लिए चाहे सैटेलाइट हल्की हो या भारी, वीसी की वैल्यू सेम रहेगी। ये तो कमाल की बात है। मतलब 1 किलो की सैटेलाइट हो या 1000 किलो की, ऑर्बिट में घूमने की स्पीड सेम होगी उस ऊंचाई पर। बिल्कुल, उसी ऊंचाई पर ऑर्बिट में बने रहने के लिए जरूरी स्पीड सेम होगी। लेकिन फिर भारी सैटेलाइट को भेजना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ऑर्बिट में घूमने के लिए स्पीड वीसी तो सेम चाहिए, लेकिन उस भारी सैटेलाइट को उतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए और उसे वो स्पीड देने के लिए जाहिर है ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा फ्यूल जलेगा, ज्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होगा। इसलिए लॉन्च मुश्किल और महंगा होता है। ऑर्बिट में बने रहने की स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब समझा। तो इसी ऊंचाई h के आधार पर ऑर्बिट्स को बांटा गया है ना? टेक्स्ट बुक में दिया है। हाँ बिल्कुल। हाइट के बेसिस पर मोटे तौर पर 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? हाई अर्थ ऑर्बिट्स HEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स MEO और लो अर्थ ऑर्बिट्स LEO। HEO मतलब सबसे ऊंची। हाँ, जब सैटेलाइट की हाइट 35,780 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस है। क्या? अगर कोई सैटेलाइट ठीक 35,780 किलोमीटर की हाइट पर पृथ्वी के इक्वेटर के पैरेलल, मतलब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, हाँ, तो उसका पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का टाइम, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक उतना ही हो जाता है जितना पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में लगता है। यानी करीब 24 घंटे। बिल्कुल, लगभग 24 घंटे। अब सोचिए, अगर सैटेलाइट भी 24 घंटे में घूम रही है और पृथ्वी भी 24 घंटे में घूम रही है, तो वो सामने ही रहेगी हमेशा। एग्जैक्टली। पृथ्वी पर किसी एक जगह से देखने पर वो सैटेलाइट आसमान में हमेशा एक ही जगह रुकी हुई स्टेशनरी नजर आती है। इसीलिए इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, भूस्थिर उपग्रह। अच्छा, इसीलिए इन्हें भूस्थिर कहते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका मेन यूज कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मीटरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान में होता है, क्योंकि ये एक ही एरिया को लगातार कवर करती हैं। टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन भी है कि इस हाइट पर वीसी करीब 3.08 किलोमीटर होती हैं और टाइम पीरियड लगभग 23 घंटे 54 मिनट आता है, जो कि करीब 24 घंटे ही है। समझ गई। ये हुआ HEO और जियो स्टेशनरी। अब MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। इनकी हाइट 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच होती है। बीच वाले ऑर्बिट्स। हाँ, अब देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हाँ। तो इक्वेटर के ऊपर फिक्स रहती हैं, तो वो पोल्स के पास ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उतनी यूजफुल नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो तो नीचे रह जाएंगी। सही कहा। तो MEO सैटेलाइट्स जो अक्सर इलिप्टिकल मतलब अंडाकार ऑर्बिट्स में भी घूमती हैं, सही। वो पोलर रीजन्स के ऊपर से भी गुजर सकती हैं। जो GPS सैटेलाइट्स है ना, हाँ। नेविगेशन वाली, वो MEO में ही होती हैं, करीब 20,200 किलोमीटर की हाइट पर। इनके चक्कर लगाने का टाइम 2 घंटे से 24 घंटे के बीच कुछ भी हो सकता है। ओके। और फिर सबसे नीचे वाली LEO, लो अर्थ ऑर्बिट्स LEO। हाँ, इनकी हाइट पृथ्वी की सतह से बस 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक ही होती है। ये तो काफी नीचे हुई। हाँ, तुलनात्मक रूप से इनका यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एटमॉस्फेरिक स्टडीज और पृथ्वी के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। हाँ, और हबल स्पेस टेलीस्कोप। हाँ, ये सब LEO में ही है। अच्छा, ये कितनी तेजी से घूमती हैं? ये बहुत तेज घूमती हैं। इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा करने का टाइम सिर्फ 90 मिनट के आसपास होता है। क्या? सिर्फ 1.5 घंटा? हाँ, मतलब ये दिन में कई बार पृथ्वी का चक्कर काट लेती हैं। अरे वाह! ये तो कमाल है। टेक्स्ट बुक में वो COEP पुणे के स्टूडेंट्स वाले स्वयं सैटेलाइट का जिक्र है। हाँ। वो भी लियो में ही था, लगभग 515 किलोमीटर पर, और वजन सिर्फ 1 किलो। कितना अच्छा लगता है ये जानकर कि स्टूडेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्रेरणादायक है। ठीक है, तो ऑर्बिट्स भी समझ आ गई, HEO, MEO, LEO और उनकी खासियतें। लेकिन अब सवाल ये कि ये सैटेलाइट्स इतनी ऊपर अपनी ऑर्बिट तक जाती कैसे हैं? यहां आते हैं हमारे रॉकेट्स, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। बिल्कुल, सैटेलाइट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या SLVs। ये कैसे काम करते हैं? क्या साइंस है इसके पीछे? ये काम करते हैं न्यूटन्स के 3rd लॉ ऑफ मोशन पर। गति का तीसरा नियम? एक्शन रिएक्शन वाला। वही, जब रॉकेट के इंजन में फ्यूल जलता है तो बहुत हाई टेम्परेचर
और प्रेशर वाली गैस तेजी से पीछे निकलती है नोजल से। यह हुआ एक्शन, क्रिया। ठीक है। इसके रिएक्शन में एक जोर का धक्का, एक थ्रस्ट रॉकेट पर आगे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लगता है। यही थ्रस्ट रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर ले जाता है। अच्छा, एक्शन रिएक्शन। पर इसमें मुश्किल क्या आती है? रॉकेट भेजना तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। सबसे बड़ी चैलेंज होती है फ्यूल का वजन। आप सोचिए, रॉकेट का जो टोटल वेट होता है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर पोर्शन, सिर्फ फ्यूल ही होता है। अरे हाँ। अब इतने भारी रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, और ज्यादा थ्रस्ट के लिए और ज्यादा फ्यूल चाहिए। ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो फिर इसका क्या हल निकाला? इसका हल निकाला गया मल्टी स्टेज रॉकेट्स बनाकर, बहुचरणीय रॉकेट। मल्टी स्टेज मतलब रॉकेट को एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं बनाते, बल्कि कई हिस्सों या स्टेजेस में बनाते हैं। अच्छा। हर स्टेज का अपना फ्यूल टैंक और अपना इंजन होता है। अच्छा। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, मान लीजिए पहले स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, हाँ। तो वो पूरा स्टेज खाली टैंक और इंजन समेत रॉकेट से अलग होकर नीचे गिर जाता है। गिर जाता है? कहाँ? आमतौर पर समुद्र में या किसी खाली इलाके में जहां किसी को नुकसान ना हो। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे रॉकेट का टोटल वेट कम हो गया। अब जो बचा हुआ हल्का रॉकेट है, उसे अगले स्टेज का इंजन और तेजी से और ज्यादा ऊंचाई तक ले जा पाता है। समझ गई। जैसे ट्रेकिंग पर जाते हुए फालतू सामान फेंकते जाओ ताकि चढ़ाई आसान हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही कुछ, वजन कम करते जाना। भारत का पीएसएलवी भी ऐसा ही है। जी है। आईएसआरओ का जो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो इसी तरह का एक बहुत कामयाब मल्टी स्टेज रॉकेट है। टेक्स्ट बुक में फिगर 10.5A में उसका स्ट्रक्चर दिखाया भी है। हाँ, मैंने देखा उसमें अलग अलग स्टेजेस दिख रहे हैं। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। कुछ में सॉलिड फ्यूल होता है, कुछ में लिक्विड फ्यूल। पहला स्टेज सॉलिड फ्यूल का होता है, जो शुरू में जबरदस्त थ्रस्ट देता है। फिर दूसरा लिक्विड, तीसरा फिर सॉलिड और चौथा फिर लिक्विड, जिसके ऊपर सैटेलाइट रखी होती है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल यूज होते हैं। और जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी मल्टी स्टेज ही है, लेकिन वो पीएसएलवी से ज्यादा पावरफुल है। उसका इस्तेमाल भारी सैटेलाइट्स को बहुत ऊंची ऑर्बिट्स जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जाने के लिए होता है। ओके, ये जो अमेरिका का स्पेस शटल था, वो तो रियूजेबल था, है ना? मतलब वापस आ जाता था। हाँ, स्पेस शटल का कॉन्सेप्ट अलग था। उसका ऑर्बिटर प्लेन की तरह लैंड कर सकता था, तो वो रीयूजेबल था। सिर्फ उसका बड़ा फ्यूल टैंक गिरता था। जबकि पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे ज्यादातर लॉन्च व्हीकल्स एक्सपेंडेबल होते हैं, मतलब एक ही बार यूज होते हैं। जाहिर है ये लॉन्च व्हीकल्स बहुत महंगे होते होंगे बनाने में और लॉन्च करने में। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। हम दिवाली में जो रॉकेट उड़ाते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल तो यही है। हाँ, फ्यूल जला, गैस निकली, रॉकेट ऊपर गया। बिल्कुल। लेकिन एक असली एसएलवी उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल, कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज होता है। ये तो हुई पृथ्वी के आसपास की बात, सैटेलाइट्स, उनके ऑर्बिट्स, उनको भेजने वाले रॉकेट्स। लेकिन स्पेस मिशंस तो इससे आगे भी जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ पृथ्वी के चक्कर काटना ही मकसद नहीं है, यूनिवर्स को समझना भी तो है। सही कहा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ने तो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा तो हमेशा से चांद, तारे, दूसरे ग्रहों को जानने की रही है। हाँ। तो बहुत सारे स्पेस मिशंस का मकसद होता है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर्स, जैसे मून, मार्स, जुपिटर वगैरह के बारे में पास से जानकारी लाना, या फिर यूनिवर्स कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब समझना। तो इन दूर के मिशंस के लिए क्या अलग करना पड़ता है? देखिए, पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के लिए तो बस क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, लेकिन अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ग्रेविटेशन से हमेशा के लिए बाहर निकलना है, हाँ, मतलब वापस ना आए, बिल्कुल हमेशा के लिए दूर जाना है किसी दूसरे ग्रह या चांद तक, तो उसे पृथ्वी की सतह से लॉन्च करते समय एक बहुत हाई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। कितनी हाई? वो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी जिससे कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करके हमेशा के लिए स्पेस में चला जाए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, वीएस्क। एस्केप वेलोसिटी, अच्छा, इसका भी कोई फॉर्मूला है? हाँ, इसका फॉर्मूला है VSK = √2 GMR। ये क्रिटिकल वेलोसिटी वाले फॉर्मूला जैसा ही लग रहा है, बस एक 2 ज्यादा है रूट के अंदर। बिल्कुल सही पकड़ा। VSK = √2 VC एट सरफेस। यहां भी G, M और R का वही मतलब है। अगर हम पृथ्वी के लिए M और R की वैल्यूज डालें, तो कितनी आती है ये एस्केप वेलोसिटी? ये आती है लगभग 11.18 किलोमीटर पर सेकंड।
क्या 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, लगभग 11.2 किलोमीटर्स। इतनी तेज रफ्तार देनी पड़ती है किसी चीज को पृथ्वी से हमेशा के लिए बाहर भेजने के लिए। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। टेक्स्ट बुक में एक और मजेदार फैक्ट दिया है हाँ, कि लाइट को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे आज के स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में मतलब दिन लग जाते हैं। टेक्स्ट बुक में करीब 8 दिन 36 मिनट का एक अनुमान दिया है। हाँ, क्योंकि हमारे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। भले ही वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो, पर लाइट जितनी तेज नहीं। सही बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, काफी चीजें डिस्कस हो गई। हमने समझा कि स्पेस मिशंस क्यों जरूरी हैं, है ना, वो ग्लोबल विलेज वाली बात। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं, नेचुरल से कैसे अलग हैं, कैसे काम करती हैं। हाँ, सोलर पैनल्स वगैरह। फिर सैटेलाइट्स के टाइप्स देखे, वेदर, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, नेविगेशनल, मिलिट्री, अर्थ ऑब्जर्वेशन, और उनके फंक्शंस और उनके एग्जाम्पल्स इनसैट, जीसैट, IRNSS, नाविक, IRS। और लॉन्चर्स GSLV, PSLV, ये एग्जाम के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर ऑर्बिट्स की बात की, HEO, MEO, LEO और वो जियो स्टेशनरी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, और क्रिटिकल वेलोसिटी VC का फॉर्मूला। और फिर लॉन्च व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मल्टी स्टेज रॉकेट्स, PSLV का स्ट्रक्चर। और आखिर में पृथ्वी से दूर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी VESC का कॉन्सेप्ट और उसकी वैल्यू। हाँ, 11.2 किलोमीटर्स। तो इन सब पॉइंट्स का निचोड़ क्या है? SSC एग्जाम के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल। एग्जाम के लिहाज से देखें तो डेफिनेशन जरूर याद रखें। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एस्केप वेलोसिटी क्या है, LEO, MEO, HEO की हाइट रेंजेस पता होनी चाहिए, सैटेलाइट टाइप्स और उनके यूजेस, वो टेबल 10.1 खास तौर पे। और फॉर्मूलाज, हाँ, VESCAPE और वेस्ट के फॉर्मूलाज। और पृथ्वी के लिए VS की वैल्यू 11.2 किलोमीटर्स। PSLV का बेसिक मल्टी स्टेज स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। चित्र देखकर समझ लेंगे तो और अच्छा। पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि सिर्फ रटे नहीं, समझें कि ये चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो सवाल कैसा भी आए आप जवाब दे पाएंगे। एकदम सही कहा, समझना ही की है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ बिल्कुल। हम आज कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मौसम, इन सब चीजों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंड हो गए हैं। जो हमने आज समझा उसके आधार पर जरा सोचिए, स्पेस मिशंस में अगला बड़ा कदम, द नेक्स्ट बिग लीप क्या हो सकता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आज से भी कहीं ज्यादा पूरी तरह बदल कर रख दे। दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। सोचते रहिएगा।